स्टूडेंट, कंटिन्यूइंग नोमेनक्लेचर में हम लोग अल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहे थे और लास्ट क्लास में अल्केन के केस में हम लोग ये देखे थे कि पैरेंट चेन पे जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसकी नंबरिंग और उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम आपको ये बताने का कोशिश किए थे कि जब भी आपके पैरेंट चेन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसकी नेमिंग के दौरान उसे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। और एक पॉइंट और हम आपको डिस्कस किए थे कि जब भी पैरेंट चेन का नंबरिंग करना हो तो उसके लिए आपको दो रूल बताए थे, एक सम रूल और दूसरा आरएफपीडी। और ये भी हम आपको समझा दिए थे कि सम रूल कभी कभी फेल कर जाता है तो हम लोग ज्यादा बेटर होगा कि हर एक केस में आरएफपीडी को ही अप्लाई करेंगे। आज उससे हम लोग आगे थोड़ा देखेंगे और उसमें हम आपको समझाएंगे कि कभी कभी आरएफपीडी भी फेल कर जाता है जब पैरेंट चेन का नंबरिंग दोनों साइड से करा जाए और सेम सेट ऑफ नंबर्स मिलना चालू होगा तो उस केस में सम रूल भी फेल कर जाएगा और आरएफपीडी भी फेल कर जाएगा। तो वहां पे हम लोग किस तरीके से बच के निकलेंगे तो जरा देखें यहाँ पे, इसको अगला पॉइंट करके लिख लें। एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। CH3 CH2 CH2 CH और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट डाल दिया जाए। जैसे इसका नेमिंग करना है हमें, तो सबसे पहले हम लोग पैरेंट चेन इसमें सेलेक्ट करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का कनेक्शन वाला कौन सा है। जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वही हमारा पैरेंट चेन होगा। तो ये स्टेट वाला कनेक्शन जो कार्बन का दिख रहा है यही अपना पैरेंट चेन है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार इसे भी चेक कर लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही है तो इसे हम लोग पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो ये अपना पैरेंट चेन हो गया। पैरेंट चेन से बाहर जो कार्बन एटम है इसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोला करते हैं। तो ये अपना सब्स्टिट्यूएंट या इसे फिर से साइड चेन भी बोल देते हैं। अब इस केस में हम लोग नंबरिंग करके देख ले। एक बार इस डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे और इधर से भी नंबरिंग करेंगे, फिर से देखेंगे कि कौन सा वैलिड डायरेक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आरएफपीडी अप्लाई करते हैं। तो अगर आरएफपीडी रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर अप्लाई करा जाए तो इधर से नंबरिंग करते वक्त 1 2 3 4 इस सब्स्टिट्यूएंट का लोकेट नंबर 4 होगा, 5 6 और ये पोजीशन 6 पे आ रहा है तो पहला 4 और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 6 पे है ना। तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट का जो लोकेट नंबर होगा वो 4 और 6 होगा। अगर इधर से नंबरिंग किया जाए तो 1 2 3 4 पहला सब्स्टिट्यूएंट 4 पे, 5 6 दूसरा भी 6 पे आ रहा है। तो इस डायरेक्शन से अगर नंबरिंग किया जाए तो यहाँ पे ये भी 4 और ये 6 दोनों सेम सेट ऑफ नंबर्स देना, दोनों से सेम सेट ऑफ नंबर्स मिल गया, यानी कि यहाँ पे सम रूल तो फेल होगा ही। अगर ऐड किया जाए तो ये भी 10 और ये वाला भी 10 आएगा तो यहाँ पे सम रूल फेल होगा। और साथ में अगर यहाँ पे हम लोग कंपेयर करें लोकेट नंबर का तो दोनों नंबर 4 है तो यहाँ पे तो अप्लाई नहीं होगा और ये वाला दोनों 6 है, यानी कि यहाँ पे भी आरएफपीडी हमारा फेल कर गया। तो जब भी इस केस में हम लोग दोनों साइड से पैरेंट चेन का नंबरिंग करें और सेम सेट ऑफ नंबर्स अगर हमें मिल जाए तो उस केस में सम रूल के साथ साथ आरएफपीडी भी फेल कर जाएगा। तो इस तरह के केस में फिर से हम लोग दोबारा आरएफपीडी लगाते हैं। जो अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट होगा सिर्फ उसी के ऊपर आपको आरएफपीडी लगाना होता है। जैसे कि ये मिथाइल है और ये अपना इथाइल है, तो मिथाइल और इथाइल में इथाइल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट है तो दोबारा आपको क्या करना होगा कि फिर से आपको आरएफपीडी अप्लाई करना है, लेकिन इस बार मिथाइल के ऊपर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। ये मिथाइल है और ये अपना इथाइल है। तो मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली सुपीरियर कौन सा है? इथाइल। तो सिर्फ आपको दोबारा इथाइल पे ही आपको आरएफपीडी अप्लाई करना होगा जो अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस डायरेक्शन से करा जाए तो इथाइल का लोकेट नंबर 1 2 3 4 5 6 होगा और इस डायरेक्शन से करा जाए तो 1 2 3 4 होगा। तो यहां से आप देखें ये 6 है और ये 4 है तो ये लोअर नंबर है तो इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और ये अपना गलत डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसका नंबरिंग करते समय ये वाला डायरेक्शन वैलिड होगा और ये वाला डायरेक्शन इनवैलिड होगा। मतलब ये चीज कि अगर सेम सेट ऑफ नंबर मिल जाए दोनों साइड से नंबरिंग करने के बाद तो सम रूल तो फेल होगा, ये तो फिक्स है। उस केस में आरएफपीडी भी फेल कर जाएगा तो फिर से आपको दोबारा आरएफपीडी अप्लाई करना होगा। लेकिन अब आरएफपीडी दोबारा जब अप्लाई करें तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा जो अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट होगा सिर्फ उसी के ऊपर आपको अप्लाई करना है आरएफपीडी और वहां से आपको
वैलिड डायरेक्शन मिल जाएगा कि कौन सा वैलिड डायरेक्शन है, वहां से आप क्या करेंगे, वैलिड डायरेक्शन नंबरिंग का सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस केस में हमारा कौन सा निकला, ये तो इनवैलिड हो गया और ये डायरेक्शन वैलिड हो गया, तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लें। और ये आरएपीडी फेल तभी होगा जब दोनों ही डायरेक्शन से नंबरिंग करा जाए और सेम सेट ऑफ नंबर्स मिल जाए। तो इसे लिख ले, इफ नंबरिंग फ्रॉम either side produce same set of numbers, then even RFPD is also fail. RFPD is also fail. In such cases apply RFPD only on alphabetical superior substituent। अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट, तो सिर्फ आपको आरएफपीडी अप्लाई करना है जो भी अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ उसी के ऊपर, तो आपको वैलिड डायरेक्शन पेरेंट चेन का मिल जाएगा। तो इसे लिख लेंगे आप, तो इस केस में नंबरिंग इस डायरेक्शन से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 है, तो बेस नेम हम इसका क्या यूज करेंगे, नोनेन, और ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट ये हुआ। तो जब भी हम लोग नेमिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे। तो कैसे नाम लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे सबसे पहले इथाइल का फिर मिथाइल का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो कि यहाँ पे क्या है 4 है, तो आप लिखिए 4, फिर से एक डैश देना है, 4 इथाइल 6 मिथाइल एंड फाइनली अटैच द बेस नेम। तो 9 कार्बन है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नोनेन। तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल 6 मिथाइल नोनेन। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि कभी कभी आरएफपीडी भी फेल कर जाता है, तो उस केस में अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको सेलेक्ट करना है कि अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। जो भी अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट होगा सिर्फ उसी के ऊपर फिर से दोबारा हम लोग क्या करेंगे, आरएफपीडी अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल और बताते हैं, बॉन्डलाइन फॉर्मेट में, बॉन्डलाइन रिप्रेजेंटेशन में। ये हो गया अपना, और यहां पे एक और लगा ले। अभी इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, एक कार्बन और बढ़ा दे, इस डायरेक्शन से बढ़ा ले, इधर भी एक डायरेक्शन से बढ़ा दे। अब यहां से आपको पेरेंट चेन देखना है, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो या तो यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक होगा, या फिर एक बार इसको भी चेक कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, नो डाउट इसी में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो हमारा पेरेंट चेन यहीं से स्टार्ट होगा, सबसे लॉन्गेस्ट यही होगा, और यहां से स्टार्ट होकर के फिर कहां जाएंगे, यहां तक। तो अब आपको देखना है कि पेरेंट चेन इस कार्बन से लेकर के ये कार्बन तक अपना पेरेंट चेन हुआ। अब ये देखना है कि वैलिड डायरेक्शन कौन सा होगा, यहां से नंबरिंग करना वैलिड है या फिर इस डायरेक्शन से लेना नंबरिंग वैलिड है। तो एक बार पहले हम लोग चेक कर ले आरएफपीडी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इस डायरेक्शन वाले से चेक कर लेते हैं अपना सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां आएगा। इसको हम लेफ्ट बोलेंगे और इसको राइट बोलेंगे। यहाँ पे हम लेफ्ट लिख देते हैं और आर स्टैंड फॉर राइट। 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, किसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4, यानी कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ब्यूटेन, ये कौन से पोजीशन पे आया, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट 7 पे आप देखें 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे इस दोनों का लोकेट नंबर हम क्या दिखाएंगे, 7 and 7। अगला 8 और दूसरा 9 पे। नेक्स्ट कहां पे आएगा, 9 पे। तो 9 पे 2 कार्बन वाला ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ये है इथाइल, ये दोनों अपना क्या है, मिथाइल। तो इधर से नंबरिंग जब किए तो मेरा लोकेट नंबर 6 7 7 और 9 आ रहा है। एक बार राइट वाले डायरेक्शन से चेक कर लिया जाए।
1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 7 पोजीशन पे आ रहा है। तो एक कार्बन यहाँ पे कम करके चेक कर लेते हैं हम लोग ताकि पहली बार में आरएफपीडी फेल करे। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये भी पोजीशन कहाँ पे आएगा 6 पे। नेक्स्ट 7 8 8 पे 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपके पास 8 8 आ जाएगा, फिर अगला 9 पे आएगा। तो इसमें उस तरह का सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे आपको आइडिया लग रहा है कि ये 6 है और यहाँ पे 7 और 8 आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है, तो ये एफपीडी हो गया ना। तो एफपीडी अगर ये हो गया तो ये वाला लोअर वैल्यू है तो ये वाला डायरेक्शन सही होगा और ये डायरेक्शन गलत हो जाएगा। तो नंबरिंग अपना यही होगा। एक कार्बन अगर यहाँ पे और हम लोग ऐड कर लेते तो यहाँ पे आरएफपीडी भी फेल कर जाता। तो फिर से हम लोग चेक करते कि अल्फाबेटिकली सुपीरियर कौन सा है, तो ये ब्यूटाइल मिथाइल मिथाइल और ये इथाइल होता। तो हम सिर्फ इसी के ऊपर दोबारा फिर से एक बार आरएफपीडी अप्लाई करते। यहाँ पे उस तरह का केस क्रिएट नहीं होगा। फिर भी यहाँ पे इसका नाम हम लोग लिख ले। नंबरिंग आपका यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 और ये 14। अब वाले डायरेक्शन मिलने के बाद हम लोग नंबरिंग जब कर लिए तो अब इसका नाम लिख लिया जाए। तो नाम लिखने में सबसे पहले ये ब्यूटाइल है, ये मिथाइल मिथाइल और ये अपना इथाइल है ना। तो अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा, तो सबसे पहले बी। तो हम लोग पहले ब्यूटाइल का नाम लिखेंगे। तो क्या लिखें 6 ब्यूटाइल। नेक्स्ट हम लोग मिथाइल या इथाइल, तो पहले इथाइल को लिखेंगे, कौन सा पोजीशन पे है 9th। तो 9 इथाइल 9 इथाइल। नेक्स्ट दोनों मिथाइल ग्रुप कहां पे लगा हुआ है 7 पोजीशन पे। तो 7,7 फिर से दो मिथाइल आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई फिर मिथाइल डाई मिथाइल। टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है 14। तो बेस नंबर में बेस नेम जो हम लोग अटैच करेंगे तो 14 के लिए टेट्रा और 10 के लिए क्या लिखते हैं 14 जो है तो 4 + 10 4 के लिए टेट्रा और 10 के लिए हम लोग यूज करते हैं डिकेन। तो ये हो जाएगा टेट्रा डिकेन। तो एक बार अप्लाई करेंगे आप कि यहाँ पे कार्बनों की संख्या बढ़ा लेंगे तो आपका यहाँ पे आरएफपीडी फिल कर जाएगा। तो सिर्फ हम लोग किसके ऊपर लगाएंगे आरएफपीडी ब्यूटाइल के ऊपर। तो आपका नंबरिंग इधर से ही होगा। तो आप लोग एक बार घर पे खुद से करके देखेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे एक कार्बन अटैच करना होगा, एक एक्स्ट्रा कार्बन लाना होगा ताकि दोनों साइड से नंबरिंग करा जाए। तो दोनों साइड से नंबरिंग करते वक्त सेम सेट ऑफ नंबर्स मिल जाए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और करें। जैसे आपको इसका नाम लिखना है ना, तो इसमें पेरेंट चेन आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा ना कि यहां से लेकर के यहां तक होगा पेरेंट चेन। तो एक बार नंबरिंग चेक किया जाए कि कौन सा डायरेक्शन वैलिड होगा। तो अगर इसको हम राइट बोलते हैं और इसे लेफ्ट और इसे राइट लिया जाए, तो अगर हम लोग लेफ्ट से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 पहला कहां पे आएगा 4 पे, 5 6 अगला लोकेंट नंबर से सब्स्टिट्यूएंट 6 पे, नेक्स्ट कहां 7। तो इधर से अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो लोकेंट नंबर जो आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन जो आ रहा है 4 6 एंड 7 पे। अब एक बार हम लोग राइट वाले डायरेक्शन से ले 1 2 3 4 4 पे, नेक्स्ट 5 पे, नेक्स्ट 6 और 7 पे। तो इसमें आपके पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास ये मैच कर गया। अगला पे देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों नंबर अलग है। तो ये 5 वाला लोअर वैल्यू है तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे वैलिड डायरेक्शन, और ये आपका इनवैलिड डायरेक्शन होगा क्योंकि इसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यानी कि नंबरिंग इस बार कौन सा डायरेक्शन से होगा राइट वाले डायरेक्शन से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका नाम लिख ले। ये एक कार्बन वाला है तो इसे मिथाइल, ये भी एक कार्बन है तो मिथाइल। इसमें 2 कार्बन दिख रहा है ना तो इसे हम क्या बोलेंगे इथाइल। तो इस बार फिर से पहले इथाइल का नाम लिखे आप। तो ये हो जाएगा 7 इथाइल। ये दोनों मिथाइल है ना तो दोनों को एक साथ लिखें 4 5 डैश आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डाई मिथाइल एंड फाइनली अटैच द बेस नेम। कितना है 10 है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डिकेन। तो इसका नाम हुआ 7 इथाइल 4 5 डाई मिथाइल डिकेन।
एक और नाम लिखते हैं, जिससे इसका नाम लिखना है इस बार आपको। अब इस केस में अगर देखा जाए तो पेरेंट चेन कौन सा होगा, सबसे पहले हम लोग पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं। तो पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार इसमें भी देख चेक कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां से स्टार्ट होकर के पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन यही होगा। तो अपना पेरेंट चेन कौन सा हो गया, यहां से लेकर के यहां तक ये सारे पोजीशन ऑफ कार्बन एटम होते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मेट में, है ना। तो ये हो गया पेरेंट चेन। तो यहां भी एक बार नंबरिंग करके चेक करें, अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं और एक बार इधर से करते हैं तो इसे हम लोग राइट डायरेक्शन के लिए रखेंगे और ये अपना लेफ्ट डायरेक्शन वाला है। तो अगर इधर से अगर करा जाए लेफ्ट साइड से तो आपका लोकेंट नंबर कहां कहां आएगा, 1 2 3 4। 4 पे कितना लोकेंट नंबर सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, 2। एक 2 कार्बन वाला इथाइल है और एक मिथाइल है। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 के लिए 2 लोकेंट नंबर दिखाएंगे, एक मिथाइल के लिए और एक इथाइल के लिए। नेक्स्ट देखें 5 6 7, 7 पे मिल रहा है और 7 पे भी 2 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे 7 7। राइट वाले डायरेक्शन से चला जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग ये सिलेक्ट करें तो 1 2 3 4, तो 4 पे भी यहाँ भी दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ना, दोनों इथाइल। नेक्स्ट 5 6 7, तो इस केस में 7 और 7 पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें ये पूरा लोकेंट नंबर ही मैच कर गया, 4 4 4 4 7 7 7 7। तो यहाँ पे भी आरएफपीडी आपका क्या हो गया, फेल कर गया। तो इस केस में आरएफपीडी फेल कर गया। तो फिर से दोबारा हम क्या बताएं कि जब भी अगर सेम सेट ऑफ नंबर्स मिल जाता है उस केस में आरएफपीडी फेल कर जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से अप्लाई करना होता है आरएफपीडी, लेकिन किसके ऊपर अप्लाई करना है, सिर्फ अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इथाइल और मिथाइल। ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल और ये मिथाइल है। तो इस बार दोबारा जब हम लोग आरएफपीडी अप्लाई करेंगे तो सिर्फ इथाइल के ऊपर मिथाइल को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इथाइल कहां कहां पे दिख रहा है, तो एक इथाइल यहां पे है, दूसरा इथाइल ये, थर्ड वाला इथाइल ये। तो लेफ्ट डायरेक्शन वाले से अगर लिया जाए आरएफपीडी के लिए तो 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल को छोड़ देना है, सिर्फ अप्लाई करना है अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। तो 4 5 6 7 7 7। अगर राइट वाले डायरेक्शन से लिया जाए तो 1 2 3 4, ये आपका 4, दूसरा वाला इथाइल भी 4 के ऊपर है, 5 6 7, अगला कहां पे है, 7 पे है। तो यहां पे आप चेक करें ये 4 4 मैच तो किया, लेकिन यहां पे 7 4 डिसमैच कर गया, यानी कि ये अपना क्या मिल गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में 4 लोअर वैल्यू है और ये हायर वैल्यू है, तो इसे सेलेक्ट करें और ये आपका गलत डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहां से हम बोलेंगे कि ये वाला डायरेक्शन अपना वैलिड है और ये डायरेक्शन इनवैलिड है, इनवैलिड। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है कि जब आरएफपीडी फेल कर जाए ना, अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो दोबारा एक बार फिर से आरएफपीडी अप्लाई करें, लेकिन किसके ऊपर अप्लाई करना है, सिर्फ जो अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट हो। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है उसमें सेलेक्ट करें कि अल्फाबेटिकल सुपीरियर कौन है, सिर्फ उसी के ऊपर दोबारा आरएफपीडी अप्लाई करेंगे तो आपको वैलिड डायरेक्शन नंबरिंग का मिल जाएगा। तो हम लोग नंबरिंग कर ले यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नाम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए। इथाइल और मिथाइल 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले हम लोग इथाइल का नाम लिखे। 3 इथाइल है, 2 फोर्थ पोजीशन पे है, तो 4 4। नेक्स्ट कहां पे है, 7 पे, 7 डैश देते हैं। 3 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं ट्राई, तो ये हो जाएगा ट्राई इथाइल। एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल बचा हुआ है 7 पोजीशन पे, तो 7 मिथाइल एंड फाइनली अटैच द बेस नेम। टोटल कार्बनों की संख्या पैरेंट चेन में 10 है, तो इसके लिए बेस नेम क्या हो जाएगा, डिकेन। 4 4 7 ट्राई इथाइल 7 मिथाइल डिकेन। एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है, कई बार अल्केन का जो कार्बन का कनेक्शन होगा ना उसमें मोर देन 1 पैरेंट चेन मिलना चालू हो जाएगा। तो जब भी एक से ज्यादा पैरेंट चेन मिले तो वहां से हम लोग किसे वैलिड पैरेंट चेन लेंगे उस चीज को समझते हैं। पहले यहां एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं, जरा समझिए। CH3 CH
CH3, CH2 CH3, ये भी CH2 ले ली और इसे CH3 सेलेक्ट, और इसी को एक बार और लिख लेते हैं, CH3 CH CH3, और ये CH3 है ना, दोनों सेमी मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखना है कि पेरेंट चेन कौन सा होगा, तो आप एक बार देखें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बनों की संख्या है। एक बार इसे चेक कर रहे, 1 2 3 4 5, इसमें भी कार्बनों की संख्या कितनी है पेरेंट चेन में, 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, 1 2 3 4 5, यानी कि जो भी हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम ही मिल रहा है। अब इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा वैलिड डायरेक्शन होगा, सॉरी कौन सा पेरेंट चेन होगा, वो चीज को देखते हैं। तो देखें ये वाला भी 5 है, तो इसे हम लोग अगर पेरेंट चेन लेते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना मिला, 2, एक ये वाला ही और एक ये वाली। और इसमें भी देखें 1 2 3 4 5, तो अगर हम इसे पेरेंट चेन अगर सेलेक्ट करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें भी 5 है, लेकिन इस पेरेंट चेन से एक ही ग्रुप बाहर निकल रहा है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आपके पास कितना आ रहा है, 1। अगर हम इसे लेते तो भी इसमें दो ही नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिलता, यानी कि जब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो, जब एक से ज्यादा पेरेंट चेन मिलना चालू हो जाए, तो उस केस में हमें सेलेक्ट करना है कौन सा वैलिड पेरेंट चेन है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद ये सेलेक्ट करना है कि टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना है। जैसे कि इस केस में टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 आया, और इस केस में टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। अगर इसे पेरेंट चेन ले रहे हैं तो जिसके पास नंबर ऑफ पेरेंट चेन, जिस पेरेंट चेन पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा वही वाला पेरेंट चेन आपका वैलिड होगा, और जिसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम होगा उस पेरेंट चेन को हम लोग इनवैलिड मानेंगे, वो गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखा जाएगा कि कई केस में कई बार पेरेंट चेन लेते समय एक से ज्यादा कोई भी मॉलिक्यूल दिया है उसमें एक से ज्यादा पेरेंट चेन मिलना चालू होगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप उसे वैलिड पेरेंट चेन मानेंगे जिसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो। तो इस पॉइंट को भी हम मेंशन कर देते हैं, यहां पे लिख लें, इफ 2 or more parent chain complete for the parent chain, complete या ready for the parent chain, ready for the parent chain, parent chain को शॉर्ट में पीसी लिखते हैं। तो if 2 or more parent chain complete for the parent chain, then that will be valid parent chain which will bears more number of, पेन चेंज कर ले, more number of substituent, more number of substituent। तो जब भी इस तरह का केस अगर मिले, जब एक से ज्यादा पेरेंट चेन मिलना चालू हो जाए, तो वहां पे आपको उसे वैलिड पेरेंट चेन लेना होगा जिसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा है। तो ये अपना पेरेंट चेन गलत है और ये पेरेंट चेन सही है। इसी मॉलिक्यूल को एक बार फिर से लिखते हैं हम, CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। अब देखें, आप इसमें 1 2 3 4 5 इसे अगर पेरेंट चेन लेते हैं तो भी इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट निकल रहा है, जैसे कि यहां पे आ रहा था। अगर आप इसे पेरेंट चेन लेते हैं तो भी 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो जिसमें 2 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 मिल रहा है, सबसे किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं पेरेंट चेन। आपका जब नाम लिखेंगे तो नाम आपका क्या होगा, सेम ही आएगा कंपाउंड का। जैसे देखें, हम इसमें पेरेंट चेन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जब इसे पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लें तो यहां पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट मिला, 1 and 2, है ना। तो अब नाम लिखे पहले इससे, तो आपको 1 2 पे इधर से सेकंड पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिला, इधर से 1 2 3, तो फर्स्ट पोजीशन पे ही एपीडी मिल जाएगा, यानी कि नंबरिंग आपका इस डायरेक्शन से वैलिड होगा, 1 2 3 4 5। इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 पे आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट, अगर नीचे से करें तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो इसमें भी डायरेक्शन कौन सा होगा, यही होगा, 1 2 3
4 5। अगर इसके अकॉर्डिंग नाम लिखा जाए तो ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो पहले इथाइल का नाम लिखें, तो क्या लिखेंगे आप 3 इथाइल, नेक्स्ट 2 मिथाइल एंड फाइनली अटैच द बेस नेम। कार्बनों की संख्या 5 है तो इसे क्या लिखेंगे आप पेंटेन। अगर इससे अगर नाम लिखते तो इसमें भी देखें इथाइल किस पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे, और मिथाइल सेकंड पे आ रहा है, तो पहले इथाइल का नाम लिखेंगे, क्या हो जाता 3 इथाइल 2 मिथाइल, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल और फाइनली अटैच द बेस नेम। कार्बनों की संख्या 5 है तो लास्ट में हम लोग क्या अटैच करेंगे पेंटेन। तो जिसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम आ रहा है ना, तो उससे नाम लिखेंगे, तो कोई भी पैरेंट चेन ले सकते थे आप, इसको भी ले इसको भी ले। आप देखेंगे कि जब भी आप नाम लिखेंगे तो जितने भी पैरेंट चेन पे सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उससे नेमिंग करते समय आप देखें सबसे एक ही नाम आएगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये वाला अगर लेते तो ये अपना गलत हो जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है कि अगर एक से ज्यादा पैरेंट चेन अगर मिल रहा है तो उस केस में आप ये श्योर हो जाए कि जिसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा वही अपना वैलिड पैरेंट चेन होगा। एक पॉइंट और आपको मेंशन करना चाहिए, कभी कभी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फिर से सब्स्टिट्यूएंट जनरेट हो जाता है, उस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। तो आप इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि कई बार पैरेंट चेन से बाहर वाले सब्स्टिट्यूएंट को पैरेंट चेन से बाहर वाले कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फिर से नया सब्स्टिट्यूएंट अगर मिल जाए तो उस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जैसे यहाँ पे ये पैरेंट चेन है, अगर पैरेंट चेन पे अगर यहाँ पे हम CH2 और CH3 लिख दें तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है और इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं इथाइल। उसी तरह अगर यहाँ पे हम पैरेंट चेन अगर इस तरह से यहाँ पे कार्बन का कनेक्शन होगा और बाहर में CH और यहाँ पे आपके पास CH3 और CH3 आ जाए ना, जैसे कि यहाँ पे CH2 है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया और एक फिर से एक नया CH3 अटैच हो गया। तो ये जो अपना सब्स्टिट्यूएंट जब सेलेक्ट करेंगे आप तो इसमें आप ध्यान से देखें कि ये जो कार्बन है ना इसमें फिर से एक नया पैरेंट चेन मिल गया आपको और पैरेंट चेन से बाहर ये CH3 आ गया, तो इसे हम लोग फिर से सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे इस पैरेंट चेन के लिए। तो ये मेन पैरेंट चेन के लिए सब्स्टिट्यूएंट था और उसमें फिर से एक पैरेंट चेन जनरेट हुआ जिसके बाहर एक सब्स्टिट्यूएंट निकल गया, तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फिर से एक नया सब्स्टिट्यूएंट जनरेट हो गया। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या फिर सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, तो इसका नाम हम लोग फिर से कैसे लिखेंगे वो चीज आपको बताते हैं, है ना। तो अगला पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट, इफ सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, है ना। अगर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फिर से सब्स्टिट्यूएंट जनरेट हो जाए या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, देन राइट इट्स नेम विदिन अ स्मॉल ब्रैकेट। तो उस तरह के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के नाम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उसका नेमिंग करते हैं, ज्यादा बेहतर है एग्जांपल से समझें। CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे CH CH3 एंड CH3 CH2, जैसे ये है अपना। तो इस केस में पहले आप सेलेक्ट करें पैरेंट चेन कौन सा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो यही है ना, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार इधर भी चेक कर ले 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6, इसमें भी 6, इधर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो यही हुआ ना, सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये हुआ और ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये अपना पैरेंट चेन है। अब पैरेंट चेन से ये वाला जो पार्ट निकल गया ना, ये अपना क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। जब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो इसमें आप देखें कि अगर ये CH3 नहीं होता, सिर्फ CH2 CH3 होता तो इसे इथाइल बोला था। अगर ये CH2 CH3 होता और ये वाला पार्ट नहीं होता तो इसे हम इथाइल बोलते। लेकिन यहां से एक हाइड्रोजन कम होकर के यहाँ पे आपके पास एक नया CH3 आ गया, यानी कहने का मतलब है कि इसमें फिर से एक नया पैरेंट चेन आपके पास जनरेट हो गया
और पैरेंट चेन से ये जो कार्बन निकल रहा है ना, ये फिर से एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इस मेन पैरेंट चेन के लिए ये सब्स्टिट्यूएंट था, उसके अंदर फिर से एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो इस तरह के केस को ही हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम लिखते समय आपको ध्यान में रखना होगा कि इसको हमेशा किसके अंदर लाएंगे हम लोग, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग मेन पैरेंट चेन का नंबरिंग कर ले। मेन पैरेंट चेन पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है ना, तो हम आपको ये पहले सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये आपको बताए थे कि जब भी पैरेंट चेन पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो तो नंबरिंग पैरेंट चेन का उस डायरेक्शन से करें जिधर से ये सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा नजदीक हो। जैसे इधर से 1 2 3 4 पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 पे, तो नंबरिंग वैलिड डायरेक्शन का ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया पैरेंट चेन का नंबरिंग। अब यहां पे देखें, इसका हम लोग नाम लिखें तो देखें, जो पैरेंट चेन से अटैच कार्बन होगा यहीं से आपको क्या सेलेक्ट करना है, अगला पैरेंट चेन, और नंबरिंग करते समय इसी कार्बन से आपको नंबरिंग करना होगा। तो ये हो गया 1 और ये 2। तो इसके पैरेंट चेन में टोटल कार्बनों की संख्या 2 हो गई। तो इसका नाम लिखते समय फिर से वही सेम रूल, सबसे पहले हम लोग लोकेट नंबर लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का, क्या है 1, फिर क्या नाम देंगे मिथाइल, 1 पे क्या है मिथाइल, और इस पैरेंट चेन में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथेन होता, लेकिन इसके लिए फिर से ये सब्स्टिट्यूएंट था, इसलिए इथेन से ये क्या बन जाएगा इथाइल, तो इसे क्या बोलेंगे इथाइल। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। अब आपको मेन पैरेंट चेन के ऊपर आप इसके लिए नाम लिखे, ये तो अपना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सिंपल नाम हो गया। तो नाम कैसे लिखेंगे, तो आपको हम क्या बताएं कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम लोग कहां पे लाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले इस पैरेंट चेन के ऊपर लोकेट नंबर क्या है इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का 4, तो पहले आप क्या यूज करें 4, फिर डैश। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है ना, तो आपको किसके अंदर लाना होगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या लाएंगे 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, एंड फाइनली अटैच द बेस में। दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है 8, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑक्टेन, है ना। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करते हैं। अब यहीं पे हम रुकते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में हमको बताएंगे कि अगर एक से ज्यादा बार आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसके लिए हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं। जैसे कि 2 इथाइल था तो डाई इथाइल लिखते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर आइडेंटिकल एक से ज्यादा बार हो तो उसके लिए प्रीफिक्स के रूप में हम लोग 20 ट्राइस टेट्रा की इस तरह के प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है, हम यहीं पे रोकते हैं। एक और वीडियो लेक्चर आपको हम यहाँ पे आपको डालेंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। चलिए, थैंक यू।